नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं 2026 के राज्यसभा चुनावों के गणित की। राजनीति को अक्सर हम भावनाओं और बयानों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ प्योर डेटा और नंबर्स पर फोकस करने वाले हैं। हम 18 जून को होने वाले उन चुनावों का एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो 10 राज्यों की 24 बेहद अहम सीटों के लिए होने वाले हैं। ये सीटें जून और जुलाई 2026 में खाली हो रही हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस पूरे समीकरण को डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे सबसे अहम नंबर पर आते हैं, 15। जी हाँ, यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। 245 सीटों वाले उच्च सदन यानी राज्यसभा में एनडीए को 2/3 बहुमत का वो जादुई आंकड़ा छूने के लिए ठीक 15 और सीटों की जरूरत है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और सच कहूं तो यही कारण है कि आगामी चुनाव इतने ज्यादा क्रूशल बन जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम जादुई आंकड़े की तलाश से शुरू करेंगे, फिर तय नतीजों वाले राज्यों को देखेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि असल में समीकरण कहां बदल रहे हैं, किन बड़े चेहरों की विदाई हो रही है, झारखंड का रोमांच क्या है, और अंत में हम पूरी पिक्चर के अंतिम आंकड़े देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जादुई आंकड़े की तलाश और ये समझना कि आखिर ये 2/3 बहुमत इतना जरूरी क्यों है। देखिए, देश में कोई भी बड़ा संविधान संशोधन या ऐतिहासिक कानून पास कराना हो तो सदन में 2/3 बहुमत की सख्त जरूरत होती है। ये एक ऐसा टारगेट है जो किसी भी सत्ताधारी गठबंधन की लेजिस्लेटिव पावर को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो 245 सीटों वाली राज्यसभा का गणित कुछ ऐसा है। एनडीए के पास 148 सीटें हैं, जिनमें से 113 अकेले बीजेपी की हैं। वहीं विपक्ष और अन्य दलों के पास कुल मिलाकर 97 सीटें हैं। 18 जून के चुनाव को समझने के लिए बस यही हमारी फाउंडेशन है। अब आगे बढ़ते हैं उन राज्यों की तरफ जहां नतीजे काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हैं, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में गणित बिल्कुल सीधा सीधा है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यों वाली विधानसभा को ही ले लीजिए, वहां एक राज्यसभा सीट जीतने का कोटा 58 है। संख्याबल बिल्कुल साफ है, बीजेपी आराम से 2 सीटें निकाल लेगी और कांग्रेस 1। राजस्थान में भी 200 की विधानसभा और 51 के कोटे के साथ स्टोरी बिल्कुल सेम है, 2 सीटें बीजेपी, 1 कांग्रेस। इन राज्यों में कोई बड़ा उलटफेर होने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि यहां का वॉल्यूम ही सब कुछ तय कर देता है। लेकिन राजनीति में कोई भी गणित फाइनल नहीं होता, है ना? जब तक कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दांव पूरा गेम ही न पलट दे। मध्य प्रदेश में किसी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी से नतीजे प्रभावित हो भी सकते हैं, जैसे कि बीजेपी अगर तीनों सीटों को अपने पाले में करने की कोशिश करे। हालांकि अगर हम प्योर नंबर्स की बात करें तो ये एक काफी मुश्किल कदम है। अब बात करते हैं वहां की जहां असली गेम पलट रहा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ये वाला हिस्सा वाकई में काफी दिलचस्प है। आंध्र प्रदेश में पिछली बार वाईएसआरसीपी भारी पड़ी थी, लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों और टीडीपी के एनडीए में आने के बाद अब चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल जंप है। वहीं गुजरात की बात करें तो अपने 156 विधायकों के भारी भरकम बहुमत के दम पर बीजेपी अपनी 3 सीटों को बढ़ाकर पूरी 4 सीटों पर कब्जा करने की पोजीशन में है। पर कर्नाटक में पिक्चर बिल्कुल अपोजिट है। वहां राज्य में सरकार बदलने का सीधा इम्पैक्ट उच्च सदन के गणित पर पड़ रहा है। अभी वहां एनडीए के पास 3 सीटें हैं, लेकिन अब समीकरण ऐसे हैं कि कांग्रेस 2 सीटें जीतने की स्थिति में आ गई है और एनडीए खिसक कर सिर्फ 1 सीट पर रह जाएगा। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे राज्य विधानसभा के चुनाव सीधे सीधे राज्यसभा को हिलाकर रख देते हैं। तो कर्नाटक में नुकसान के बावजूद अगर हम आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक इन तीनों का टोटल करें तो नेट रिजल्ट क्या आता है? 4। जी हां, इन राज्यों के इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से एनडीए को कुल मिलाकर 4 सीटों का सॉलिड फायदा होने का अनुमान है। अब थोड़ा नंबर गेम से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जो असल में इन सीटों पर बैठते हैं। बड़े चेहरों की विदाई और एक नए दौर की शुरुआत। देखिए, सीटें सिर्फ खाली नंबर्स नहीं होती हैं, ये वो राजनेता हैं जो देश की नीतियां बनाते हैं। भारतीय राजनीति के कई बड़े दिग्गजों का कार्यकाल इसी साइकिल में खत्म हो रहा है। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, गुजरात से शक्ति सिंह गोहिल, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और झारखंड से दिवंगत शिबू सोरेन। इन हैवीवेट नेताओं की विदाई इस चुनाव की अहमियत को हिस्टोरिकली और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और अब इस चुनाव का सबसे सस्पेंसफुल हिस्सा, झारखंड का रोमांच। ये लिटरली मार्जिन्स का गेम है। झारखंड में 2 सीटें खाली हैं और जीतने का कोटा है 28। इंडिया ब्लॉक 56 वोटों के साथ एकदम सेफ और मजबूत पोजीशन में है।
लेकिन असली पेच फंसा है एनडीए के 24 वोटों में। उन्हें अपना खाता खोलने के लिए सिर्फ 4 वोटों की जरूरत है, सिर्फ 4 वोट। और ये छोटा सा गैप ही झारखंड को इस चुनाव का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 वोट का जुगाड़ तो हो ही सकता है ना, पर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में ओपन बैलेट का नियम लागू होता है। अगर कोई भी विधायक अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करता है तो उसका वोट तुरंत इनवैलिड हो जाता है। ये नियम पाला बदलने से रोकने के लिए एक बहुत ही तगड़ा सेफगार्ड है। और ये रूल हमें 2 बहुत ही क्लियर पॉसिबल सिनेरियोज की तरफ ले जाता है। सिनेरियो ए, अगर कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती, सब अपनी पार्टी को वोट देते हैं, तो इंडिया ब्लॉक अपने नंबर्स के दम पर दोनों सीटें आराम से जीत लेगा। सिनेरियो बी, अगर ओपन बैलेट के इतने सख्त नियमों के बावजूद एनडीए किसी तरह उन 4 वोटों को कवर कर लेता है, तो वे 1 सीट निकाल लेंगे और मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो सकता है। इसे ही कहते हैं असली मार्जिन का खेल। चलिए अब जरा पीछे हटते हैं और इस पूरी पिक्चर के फाइनल आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इन 24 सीटों का मैप पूरा करने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट को भी देखना होगा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी 1-1 सीट के लिए चुनाव होना है। कहने को ये सिंगल सीटें हैं, लेकिन नेशनल टैली में इनका रोल भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर हम सारे गणित को एक साथ रखें तो ये एकदम साफ है कि इस चुनाव साइकिल में एनडीए को ओवरऑल एक हल्का सा फायदा जरूर हो रहा है। सीटों में इजाफा होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन जिस 15 सीटों के अंदर की बात हमने शुरुआत में की थी, उसे पार करके 2/3 बहुमत का वो जादुई आंकड़ा छूना कम से कम इस बार तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा है। और यहीं पर यह पूरा एक्सप्लेनर एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म होता है। अगर इस बार भी 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार नहीं होता है, तो आने वाले सालों में जो बड़े संवैधानिक संशोधन पास होने हैं, उनकी टाइमलाइन कैसे बदलेगी? क्या वो लटक जाएंगे? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ इस डेटा जर्नी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और आज उन्होंने 2026 की पूरी पिक्चर हमारे सामने रख दी है।